ड्रीम फ्लिक्स प्रेजेंट्स हसीन दिलरुबा। दोस्तों, ये नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट मूवी है और आज की इस वीडियो में हम इसकी पूरी कहानी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हसीन दिलरुबा। यह कहानी है ज्वालापुर की। मूवी के पहले सीन में ही रानी के पति ऋषभ की ब्लास्ट में मौत हो जाती है। सिर्फ एक हाथ बचा है जिसमें रानी का नाम लिखा है, बाकी सब कुछ चिथड़े हो चुका है। पुलिस सर पे चोट का निशान देखती है, यानी मौत ब्लास्ट से नहीं बल्कि सर पे चोट लगने से हुई होगी। कहानी 6 महीने पीछे जाती है। ऋषभ लड़की देखने दिल्ली आया है। यह है रानी कश्यप। मम्मी उसकी झूठी तारीफ किए जा रही हैं और यहाँ रानी सोच रही है ज्वालापुर न जाने कैसी जगह होगी, वहाँ कौन रहेगा। मौसी रानी को समझाती है, तुम्हारी कुंडली इतनी भारी मांगलिक है कि 2 ही ऑप्शन मिले हैं, एक है ज्वालापुर के बिजली विभाग के इंजीनियर और दूसरा है मुंबई का ये टकलू। अब किससे शादी करनी है ये फैसला तुम्हें लेना है। रानी ऋषभ को अंदर किचन में बुलाती है, अपनी हॉबीज बताती है, लिटरेचर पढ़ना, मेकअप करना। ये बताता है मैं तो खाली टाइम में बस आस पड़ोसियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक करता हूँ। और रानी अब इससे अपना पंखा ठीक करवाने लगती है। मम्मी यानी लता जी को लड़की बहुत तेज लगती है, वो इस रिश्ते के लिए ना कहती हैं, लेकिन ऋषभ तो रानी को दिल दे बैठा है। दोनों का रिश्ता पक्का होते ही ऋषभ अपने हाथ पे इसका नाम गुदवा लेता है और कुछ ही दिनों में इनकी शादी हो जाती है। कहानी प्रेजेंट में लौटती है। ऋषभ की मौत को 2 महीने बीत गए हैं। इंस्पेक्टर किशोर रावत को लगता है रानी ने ही अपने पति को मारा है। इसके सवालों के जवाब देते देते रानी पास्ट को याद करने लगती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। इनकी शादी तो हो गई, लेकिन ऋषभ काफी शरीफ सीधा साधा लड़का है। दिल में प्यार तो है लेकिन जताने की हिम्मत नहीं। लेकिन रानी खुले विचारों की आजाद लड़की है, जिसके शादी से पहले भी कई बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। खाना पकाना तो दूर की बात, ये तो चाय तक बनाना नहीं जानती। इसलिए पहले ही दिन सासू माँ से इसकी किटकिट शुरू हो जाती है। अब ऋषभ का दोस्त अफजल इसे सिखाता है, भाभी जी पे थोड़ा रौब जमाओ ताकि आगे की जिंदगी मजे से कटे। और यहाँ रानी की मम्मी और मौसी इसे सिखाती हैं, पहला 1 महीना देवी बनकर रहना, उसे रिझा कर अपना बना लेना, और जब वो तेरा टॉमी हो जाए तो मौका मिलते ही गले पे पट्टा बांध देना। शादी को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन इनके बीच अब तक कुछ नहीं हो पाया है। अगले हफ्ते ये दोनों हनीमून के लिए गोवा जाने वाले हैं। और आज रात रानी मौसी से कहती है, ज्वालापुर का ज्वाला तो एकदम जुगनू निकला, 10 सेकंड की रोशनी के बाद ही फुस हो गया। कहा था हमें लव मैरिज करने दीजिए, लेकिन आप लोगों ने हमें अरेंज के चक्कर में फंसा दिया। रानी नहीं जानती, लेकिन ऋषभ वॉशरूम में खड़ा सब कुछ सुन रहा है और अभी अफजल से कहता है, ऐसी लड़की के साथ क्या रिश्ता निभाऊं जो हर छोटी छोटी बात अपने मायके वालों से कहती हो। अब ये शादी की छुट्टियां छोड़ अगले दिन ही ऑफिस जाने लगता है। गुमसुम बैठा रहता है लेकिन रानी से कुछ नहीं कहता। रानी इससे सवाल करती है, आप मुझसे दूर क्यों भागते हो? और ऋषभ कहता है, मैंने उस दिन तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। धीरे धीरे ऋषभ और रानी के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। रानी जब भी बात करने की कोशिश करती है, ऋषभ मुंह फेर लेता है। अब रानी इसे गोवा चलने के लिए पूछती है, लेकिन ऋषभ गुस्से में टिकट फाड़ कर फेंक देता है। कुछ दिन बाद घर पे ऋषभ का कजन नील त्रिपाठी आता है। यह रिवर राफ्टिंग एक्सपर्ट है और अगले 1 महीने इनके घर ही रहने वाला है। धीरे धीरे इन दोनों की नजरें मिलने लगती हैं। आज ये नील के कहने पर पहली बार चाय बनाती है। ऋषु इसे चाय बनाने में मदद करता है, लेकिन खुद बिना पिए ही चला जाता है। नील कहता है, चाय इतनी अच्छी है तो आपके हाथ का खाना तो हमारी जान ही ले लेगा। अब ये पहली बार खाना बनाती है और ऋषभ को लगता है कि रानी ये सब उसके लिए कर रही है। कुछ दिन बाद ये तीनों राफ्टिंग करने आते हैं। नील रानी को डूबने से बचाता है, उसे गोद में उठाकर पानी के बाहर ले आता है। अगले दिन ये रानी के करीब आने की कोशिश करता है। रानी भी उससे दूर नहीं रह पाती और इन दोनों के बीच रिलेशन हो जाता है। अब रानी पहली बार खाना बनाती है। नील कहता है, एक बार आपके हाथ का मटन खाने की इच्छा है, पर सासू माँ कहती है मेरी रसोई में मांस नहीं पकेगा। रानी खुद भी वेजिटेरियन ही है, लेकिन इसके लिए मटन खरीद कर लाती है और ऋषु ऊपर स्टोर की बंद पड़ी रसोई को सेटअप कर देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मटन उसके लिए नहीं बल्कि नील के लिए पकाया जा रहा है। कहानी प्रेजेंट में लौटती है। अफजल रावत से कहता है, ये लड़की डायन है, अपने आशिक के साथ मिलकर इसने मेरे दोस्त को जिंदा जला डाला। अब रावत भी रानी से पूछता है, क्या नील त्रिपाठी के साथ आपके संबंध शारीरिक थे? और रानी पूछती है,
सर, क्या आपने दिनेश पंडित की किताब पढ़ी है? क्योंकि पंडित जी कहते हैं संबंध तो मानसिक ही होते हैं, शारीरिक तो सिर्फ संभोग होता है। अब कहानी फ्लैशबैक में लौटती है। नीली से बताता है अगले हफ्ते मेरी वापसी है। रानी कहती है अगले हफ्ते मैं भी कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ जाऊंगी और फिर वहां से भागकर तुम्हारे पास चली आऊंगी। अब रानी नील के लिए मटन पका रही है, लेकिन इसे पता चलता है नील तो इसे बिना बताए ही चुपचाप यहाँ से चला गया है। आज रात ऋषभ इसे कहता है तुम पहले से बहुत बदल गई हो, मैंने अब तक तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, आओ मिलकर फिर से नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। पर रानी इसे बताती है मैं नील को प्यार करने लगी थी, उसके साथ ही रहना चाहती थी, पर वो मुझे धोखा देकर भाग गया। कुछ दिन बाद ऋषभ नील से लड़ने दिल्ली आता है, पर वो उल्टा इसकी ही धुलाई कर देता है और इसे अपने घर लाकर बताता है भैया हमारे बीच जो भी हुआ गलत था, लेकिन इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। आप उनके करीब नहीं आए और हम उनसे दूर नहीं रह पाए। ऋषभ कहता है हम पागल थे जो रानी के जिस्म को छोड़ उसके दिल को जीतने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? कम से कम तुम दोनों साथ रहते तो दो लोग तो खुश रहते। अब ऋषु घर आता है। रानी चोट देख सवाल करती है तो ये बताता है मैं तुम्हारे आशिक से पिट कर आ रहा हूँ, तुमने जिसे प्यार किया उसने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया। अब रानी इसे माफी मांगती है, पर ऋषु कहता है अगर तुम यहाँ रही तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ। अगले दिन रानी घर से जा रही है। पड़ोस के लड़के इसे कमेंट पास करते हैं भाभी जी नील तो चला गया लेकिन हम आपका ख्याल रखेंगे। ये ऋषभ की भी इंसल्ट करते हैं भैया जी हम भाभी जी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे क्या? ऋषु की बेइज्जती होती देख रानी कहती है तुम चाहे कुछ भी कहो पर मैं लोगों के ताने तुम्हें नहीं सुनने दूंगी और मैं अब इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। रानी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन ऋषभ वो सब भुला नहीं पा रहा। अगले दिन ये जानबूझकर सीढ़ियों पे पेपर सोप बिछाकर इसे गिरा देता है। इसके हाथ पांव में बहुत चोट लगती है, पर यह दूर खड़ा सिर्फ मुस्कुराता रहता है। धीरे धीरे रानी ऋषु को प्यार करने लगी है, इसलिए इसकी नफरत और गुस्सा बर्दाश्त कर रही है। आज किचन में इसका हाथ जल जाता है, पर ऋषु दूर खड़ा देख मदद को नहीं आता। कहानी प्रेजेंट में लौटती है। इंस्पेक्टर रावत कहता है मैडम क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आप जानती थी कि आपके पति आपको मारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की और सिर्फ मरने के लिए वहीं रहती रही? लेकिन रानी कहती है मुझे तो बस उसकी माफी चाहिए थी और उसके लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार थी। कहानी फ्लैशबैक में लौटती है। ऋषभ रानी के सामने अफजल को बताता है पूरा ज्वालापुर जानता है मेरी वाइफ मुझसे नहीं मेरे मौसेरे भाई से प्यार करती है, मैं पूरे शहर में नंगा हो चुका हूँ। रानी कहती है मुझसे गलती हो गई, या तुम मुझे मार डालो या फिर माफ कर दो, लेकिन मेरी गलती की सजा खुद को मत दो। ऋषु कहता है हम जैसे सीधे साधे लड़के किसी लड़की की लाइफ के हीरो नहीं बन सकते, पर रानी कहती है मुझे हीरो नहीं सिर्फ पति चाहिए, और दोनों रोते रोते एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ ही दिनों में इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने लगा है। आज ये दोनों बाहर घूमने आए हैं। इन्हें रास्ते में नील नजर आता है और वो ऋषभ के सामने ही रानी को कमेंट पास करता है। ऋषु गुस्से में इसे चेस करता है, उसकी बाइक को टक्कर मारने की कोशिश करता है। वो तो बचकर भाग जाता है, लेकिन इनकी गाड़ी रेत में फंसकर खराब हो जाती है। गाड़ी ठीक कराते कराते ये रानी को बताता है तुम्हारे प्यार में मैं भी तुम्हारी तरह दिनेश पंडित की किताब पढ़ने लगा हूँ। अब रानी इसे किस कर देती है और ये दोनों गैराज में ही रिलेशन बना लेते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में लौटती है। रावत मर्डर स्पॉट पर पहुंचकर पूछताछ करता है और रिक्शे वाला इसे बताता है जिस दौरान ऋषु भैया की मौत हुई तब तो हम ही भाभी जी को बाजार छोड़ने गए थे, वो तो पूरे 1 घंटे हमारे साथ ही थी। अगले दिन रावत को सीसीटीवी फुटेज मिलता है। ये देखता है नील धमाके से आधा घंटा पहले घर आया, तभी रानी बाजार जाने के बहाने से घर से बाहर निकली। धमाके में पति की मौत हो गई और उसके मरते ही रानी का आशिक पानी में कूदकर भाग गया। इसे लगता है इसने केस सॉल्व कर लिया। अब लेडी कांस्टेबल रानी की खूब कुटाई करती है, पर वो जुर्म कबूल नहीं करती। अगले दिन इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। ये वॉशरूम जाने के बहाने अपने सैंडल में कील लगा देती है ताकि अपनी हार्ट बीट मैनिपुलेट कर सके। अब ये उस दिन की घटना बताना शुरू करती है। सास ससुर किसी रिश्तेदार की शादी में बरेली गए थे। ऋषु ने अपने दोस्तों को दावत पर बुलाया था। मैं मटन लेने बाहर जा रही थी कि अचानक नील घर आया। ऋषु ने हमें एक साथ देख मुझे बाहर भेज दिया क्योंकि वो नील से अकेले बात करना चाहता था। मैं जब मटन लेकर बाजार से लौटी तो अचानक ये धमाका हुआ और उस धमाके में सिर्फ ऋषु का हाथ ही बाकी बचा था। अब लाई डिटेक्टर एक्सपर्ट रावत को कहता है नॉर्मल सवालों में भी इसकी हार्ट बीट बहुत तेज थी,
इसलिए कुछ भी डिटेक्ट करना मुश्किल है। अब इसकी चाल देख उसे शक होता है और ये समझ जाता है इसने रिपोर्ट में गड़बड़ करने के लिए अपनी सैंडल में कील चुभा रखी थी। अब ये दोबारा वही सवाल करता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं निकलता। केस क्लोज हो जाता है और रानी बाइज्जत बरी हो जाती है। कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। रावत का ट्रांसफर हो गया है। स्टेशन पर इसकी नजर दिनेश पंडित की किताब कसौली का कहर पर पड़ती है। इसे याद आता है रानी अक्सर दिनेश पंडित का जिक्र किया करती थी। अब ये ट्रेन में किताब पढ़ते पढ़ते जा रहा है और कहानी फिर उसी हादसे पर लौटती है। नील कहता है मैंने जो किया गलत था, लेकिन हमारे बीच जो भी हुआ इनकी मर्जी से हुआ। रानी कहती है तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थे, और नील कहता है अब आपको यह भूल सारी जिंदगी याद रहेगी। मैंने आपकी कुछ वीडियोस बनाई थी जो मैं इंटरनेट पर डालने वाला हूँ। यह सुन ऋषु नील को गुस्से में मारता है, पर वो उल्टा इसका ही गला घोटने लगता है। ऋषु को बचाने के लिए रानी नील के सर पर मटन लेग पीस से वार करती है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। यह पुलिस को सब कुछ बताना चाहती है, पर ऋषु कहता है बहुत मुश्किल से हमारे बीच सब कुछ ठीक हुआ है, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। अब ये रानी से कहता है मैंने दिनेश पंडित की किताब पढ़ी है कसौली का कहर, जैसा कि उस किताब में हुआ था। ये बिल्कुल वैसा ही सेटअप तैयार करता है। पहले नील और फिर अपना हाथ काटता है। ये रानी को बाहर भेजता है और वो मटन लेग कटवा कर उसके टुकड़े टुकड़े कुत्ते को डाल देती है ताकि मर्डर वेपन डिस्ट्रॉय हो जाए। यहाँ घर पे ऋषु नील के कपड़े पहन पहले हीटर पे कसौली का कहर किताब जलाता है, खुद पीछे के दरवाजे से निकलकर पानी में कूद जाता है और सिलेंडर फटने से नील की लाश के चिथड़े उड़ जाते हैं। रानी दौड़ते दौड़ते घर आती है। इसे लगता है ऋषु भाग गया, लेकिन वो लगातार खून बहने की वजह से तैर नहीं पाता और डूबने लगता है। अब कहानी प्रेजेंट में लौटती है। कसौली का कहर किताब पढ़कर रावत समझ जाता है कैसे बिल्कुल इस कहानी की तरह ऋषु ने रानी को बचाने के लिए ये सब किया और पत्नी के प्यार में अपनी जान गंवा बैठा। लेकिन सच तो यह है कि उस दिन ऋषु डूबने से बच गया था और अब ज्वालापुर से कहीं दूर ये दोनों एक साथ रहते हैं। दी एंड। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। अगर आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अगर आप हमसे किसी और मूवी की कहानी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।